जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम फिर से रूबरू हो रहे हैं एनवीरा एजुकेशन के माध्यम से। दोस्तों, चैप्टर 9 हमारे चल रहा था और उसका आज पार्ट 11 करने हम जा रहे हैं। तो बात यह है कि चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश हो गया है और अब जो एग्जाम्पल है, महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है उस पर हम डील करेंगे और उसके बाद कुछ जो आंकिक प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है जो आपके बुक का पहला एग्जाम्पल है और उसमें ये कहा गया है आपसे कि आप सिद्ध कीजिए कि दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वो बिंब दर्पण के सामने है। तो ये आपसे कहा गया है। इसको पहले प्रश्न में आपको करना क्या है वो बात मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको डायग्राम को जरा सा चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कहा ये गया है आपसे कि कोई वस्तु है और इस तरीके से किसी दर्पण के सामने वो वस्तु रखी गई और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा आपसे कहा है। ये वस्तु अगर नजदीक होगी तो पीछे बनेगा। तो आप ये सिद्ध कीजिए कि यहाँ से जो भी प्रतिबिंब बनेगा, एक किरण इस तरीके से जाएगी, वो लौट चुकी होगी, एक ऐसे जाएगी, वो लौट चुकी होगी, वो भी दोनों मिलेगी नहीं, तो पीछे की तरफ मिलाएंगे और इसी कोशिश में ये यहाँ पे काटेगा और यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये समझिए। फिलहाल इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि दर्पण जो है उसके तो सामने या नीचे की तरफ बनता है। देखो, एक स्थिति अंतिम वाली मैंने आपको बताई भी है कि यदि वस्तु F और O के बीच कहीं पड़ी है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। तो अब ये दर्पण पीछे की तरफ प्रतिबिंब इसका बन रहा है, तो दर्पण के लिए, और ये वस्तु है, तो वस्तु को हम कहते हैं बिंब या वस्तु और ये उसका प्रतिबिंब है। तो आपसे कहा यह गया है कि जितनी दूरी पर आपने बिंब को रखा है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों दूरियां बराबर है, इस बात को सिद्ध कीजिए। ये होती है बराबर और ये बात आपको सिद्ध करनी भी है। तो देखो किस तरीके से स्थिति बनेगी और कैसे हम इसे सिद्ध करेंगे। मैं ये जो परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे हैं, अगर ये समतल होता तो बात बनती, लेकिन हम समतल परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे लेंगे। ये वक्रित नहीं लेंगे बल्कि कैसा लेंगे, समतल लेंगे और ये खड़ा नहीं बल्कि हम इसे आड़ा कर देंगे। तो जब इसे आड़ा कर देंगे तो स्थिति जो होगी वो क्या बनेगी वो जरा देखिए। तो सबसे पहले आप लोग इसका चित्र समझोगे और जब चित्र समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, चित्र आपका ये बनेगा कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो पृष्ठ हमने माना है कि ये है, समझ लीजिए। इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ और ये मैंने आड़ा लिया है। दर्पण को खड़ा नहीं बल्कि दर्पण को आड़ा ले लिया है। मैंने कहा कि वस्तु अगर यहाँ पर है कोई रखी हुई तो उस वस्तु से निकलने वाली जो किरणें होगी, दो किरणें वस्तु से निकालना है, एक किरण यहाँ होगी और ये परावर्तित होकर चली जाएगी, ऐसा हमने कहा है। क्योंकि हमें स्पष्ट कहा गया है कि दर्पण है तो टकरा के लौट जाना पड़ेगा इसे, तो ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि इसी वस्तु से कोई एक किरण और निकलती है और यदि वो किरण यहाँ जाके टकराती है तो वो भी इस तरीके से लौट जाती है। जब वो दोनों किरणें आपस में कहीं नहीं काटती है तो हम इसको डैश डैश लाइन से बढ़ाते हैं पीछे की ओर और ये दोनों किरणें जहां जाके मिलती है वहां हम कहते हैं कि वस्तु का क्या बना है, प्रतिबिंब। तो दोस्तों, ये आपका बिंब था जिससे किरणें दो निकली और वो टकरा के दर्पण से टकरा के लौट गई, लेकिन दोनों किरणें आपस में नहीं काटी और नहीं काटी इसलिए इसको हमें डैश डैश लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ा और यदि पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो दोनों जाकर के काटती है, यहाँ काटती है और यहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो बिंब होने के साथ ये वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। अब ये दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ है मैंने कहा, और परावर्तक पृष्ठ से वस्तु कितनी दूरी पर है उसके लिए ये कह देंगे। अच्छा, इससे कितनी दूरी पर जो आपका बनता है प्रतिबिंब,
मान लो ये यहाँ टकराएगी थोड़ी सी आगे, तो यहाँ मिलेगी। तो कितनी दूरी पर है प्रतिबिंब, वो बात। अच्छा, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इस बात को सिद्ध करना है। तो मैं कहता हूं कि जो परावर्तक पृष्ठ है उसे m और m डैश मान लीजिए, m और m डैश मान लीजिए, ये बात। तो m और m डैश मैंने इसको माना है। मैं वस्तु को कह देता हूं कि वस्तु है P। मैंने वस्तु को बिंदु के समान, है ना, बिंदु के समान कोई वस्तु, ऐसा मैंने माना। उसका प्रतिबिंब बना, वो भी बिंदु के समान होगा। अच्छा, प्रतिबिंब को, वस्तु अगर बिंब को हम दर्शा रहे हैं P से, तो इसे P डैश से दर्शाना होगा, P और P डैश। अच्छा, यहाँ ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर मैं एक अभिलंब डालता हूं। कोणों को मापने के लिए अभिलंब डालना पड़ता है दोस्तों। तो ये n अभिलंब मैं कह देता हूं, और इस पर भी एक अभिलंब हमने डाला है, और उस अभिलंब को मैं कहूंगा कि n डैश। इनके नाम से हमें कोई खास लेना देना है नहीं, तो अभिलंब है इतना बस याद रखिए, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होगा उन दोनों को मापने के लिए मैंने ऐसा किया है। मैं इसे कह देता हूं कि ये बिंदु O है दर्पण के लिए, और ये O है, ये भी किरण टकरा रही, ये भी किरण टकरा रही, इसे मैं O डैश कह देता हूं। क्या यहां तक बात क्लियर है? देखिए, मैंने एक परावर्तक पृष्ठ माना, यानी कि मैंने एक दर्पण माना, ये दर्पण है। लेकिन दर्पण दोस्तों इस बार मैंने खड़ा नहीं माना है, बल्कि आड़ा मान लिया है। और आड़ा इसलिए मान लिया है कि आप कोणों को आसानी से समझ पाओ। तो ये हमने किया, और ये जो आपका दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ है, इसे मैंने m डैश नाम दे दिया है। और कोई वस्तु पड़ी है P, वस्तु से ही किरणें निकलती, हमेशा ऐसा हमने पढ़ा है। तो वस्तु से निकलने वाली एक किरण O पर टकराकर वो चली जाती है, दूसरी किरण फिर वस्तु से ही निकलेगी और वो यहाँ टकरा के चली जाती है। यदि ये दोनों किरणें आपस में नहीं मिलती है, तो दोनों किरणें पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इनको, और यहाँ इसका आभासी प्रतिबिंब P डैश बनता है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। और अभी देखिए, यदि मैं इस आकृति में आपसे कहूं कि कुछ कोणों की हम बात कर ले यहाँ पे, तो कोण ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, किरण आ रही है, आने का मतलब आपतन कोण और जाने का मतलब परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, ये एंगल भी कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा, साथ ही ये कोण भी कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा। अच्छा, ये भी मैं सबको रिमार्क कर देता हूं, ये सारे के सारे जो कोण हैं ये हमारे काम कहीं ना कहीं आने वाले। अच्छा, इतने सारे कोण तो काम लेना जरा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल भी नाम दिला देते हैं। तो इसे मैं कह देता हूं कि सबसे पहला जो कोण हमने रिमार्क यहाँ पे किया है वो कोण 1 है ना। और उसके बाद इसे मैं कह देता हूं 2 है, 3 है, ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, 6 है, 7 है, और ये वाला 8 नंबर में इसके दिला रहा हूं, आप आसानी से समझ जाओ। लेकिन कहेंगे POM कोण POM, तो ये चीजें मुश्किल होगी जरा से, इसलिए 1 2 3 4 5 6 8 ये नाम दिला देते हैं, तो जरा आसानी होगी। यहाँ पे कोण आपको और नजर आ रहा है, मैं इसको कोण 9 कह रहा हूं और इसे कह रहा हूं 10वें नंबर को। तो ये कुछ कोण है जिसको हमने यहाँ पे देखा है। अब दोस्तों, क्या आपसे मैं ये बात कह सकता हूं कि यहाँ पर त्रिभुज आपको 2 नजर आ रहे होंगे, और देखो ऐसा तो करना ही पड़ेगा आपको फिजिक्स में, क्योंकि माना फलाना ढिमकाना जो भी है वो हमें लिखना होता है। तो ये प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम माना फलाना भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना M और M डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, और किसी वस्तु P से निकलने वाली 2 किरणें से O और O डैश पर टकराती है और लौट जाती है। दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब P डैश पर मिलता है। तो वो बात हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहीं से हमारा प्रश्न जो है वो शुरू होगा, और हम अंतिम सिरा यानी कि आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका जो सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं वो कैसे होगा। सबसे पहले माना फलाना हमें लिखना है, तो लिखिए कि माना कि M डैश यहां से यहां तक एक परावर्तक पृष्ठ है,
एम डैश एक परावर्तक पृष्ठ है और जिस पर किसी वस्तु P से आने वाली किरणें क्रमशः कहां पर टकरा रही है? आने वाली किरणें एक O पर टकरा रही है और दूसरी वाली जो किरण यहां से आ रही है वो O डैश पर टकरा रही है। तो आने वाली किरणें क्रमशः O व O डैश पर टकराकर परावर्तित हो जाती है, टकराकर परावर्तित हो जाती है। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन सा वाला? जैसे पीछे बढ़ाए तो आभासी प्रतिबिंब P डैश मिला है, तो आभासी प्रतिबिंब P डैश बनता है, आभासी प्रतिबिंब P डैश बनता है। तो अभिलंब हमने खींच दिए, तो माना N से लगाकर O तक है, तो NO व N डैश O डैश दो अभिलंब है। ये बात मैंने यहाँ पे लिख रहा है। तो अब देखिए, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे माना है और डायग्राम बनाया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। अब काम हमारा आगे का क्या है? हम यहाँ पे दो त्रिभुज लेने वाले हैं और वो त्रिभुज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्या मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ और ये बात, और इस त्रिभुज की मैं बात करता हूँ ये दोनों, इन दोनों के लिए कुछ चीजें अपन बराबर करना चाहेंगे यदि वो होती है तो देखिए, यहाँ पर पहला स्टेप ये होगा कि त्रिभुज नाम क्या है? PO डैश, त्रिभुज PO डैश व दूसरा वाला त्रिभुज जिसे मैं कहूंगा P डैश O डैश। तो P डैश O डैश में इन त्रिभुज के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो अब देखिए, ये जो त्रिभुज है, इन त्रिभुजों में क्या है? सबसे पहले तो इन दोनों त्रिभुजों में ये जो भुजा है, यानी ये वाली अंदर वाली भुजा, ये उभयनिष्ठ है। ये भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। साथ ही यहाँ पर ये कोण दूसरा और कोण तीसरा, भाई ये कोण I है और तीसरा वाला कोण R है, और परावर्तन के नियम में ये कहा गया है कि कोण I इज इक्वल टू कोण R, यानी कोण 2 इज इक्वल टू कोण 3। ये बात है। तो क्या ये बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इन दोनों में कोण 2 बराबर है कोण 3 के, कोण 2 ये वाला बराबर है 3 के। यदि ये इसके बराबर है तो कोण 1 भी 4 के क्या होगा? बराबर होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जो कोण इस तरीके से बन रहे हैं, अगर इन दोनों कोणों को बराबर किया गया, इसको और इसको, तो इधर वाले भी तो बराबर होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के कोण यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट अगर देखें तो 180 होगा। और अगर ये दोनों बराबर हुए तो इधर वाले दोनों भी तो बराबर होने पड़ेंगे इनको, वो तो जबरदस्ती बराबर ही है। तो देखिए, ये कोण है आपका कोण 1 और ये है कोण 4, अतः कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। ये बात भी है इसके लिए, बिल्कुल 2 और 3 यदि बराबर है तो 1 और 4 भी बराबर होंगे। लेकिन अगर आप 4 को देखो तो 4 के शीर्षाभिमुख कोण है 9, 4 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? 9। तो क्या 4 के बराबर होगा कोण 9 भी? बिल्कुल बराबर होगा। कोण 9 जो है वो भी इसके बराबर होगा। अब दोस्तों एक बात और समझिए कि इन दोनों कोणों को तो हमने बराबर कर दिया, लेकिन अगर कोण 1 है
और 180 में से मैं कोण 1 को ज्ञात करता हूं, कोण 1 को माइनस करता हूं, तो ये पूरा का पूरा कोण मेरे पास होगा। कैसे, इसको भी जरा बाहर समझिए। देखिए ये जो डेरिवेशन है थोड़ी सी हो सकता है कि आपको कठिन लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है आपको कि हम कौन सी मैथमेटिकल चीजें यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैंने ये कहा कि ये कोण 1 है और ये यहां से यहां तक कंप्लीट की मैं अगर बात करूं तो 180 है। तो अगर इस कंप्लीट में से मैं इस कोण को घटाता हूं तो ये कोण मेरे पास, ये तीनों कोण यानी कोण 2, 3, 4, इनका योग मेरे पास आ जाता है। मैं कंप्लीट में से यानी कंप्लीट यहां से यहां तक 180 है और 180 में से अगर मैं इस कोण 1 को यहां से यहां तक को माइनस करता हूं तो ये तीनों कोण मेरे पास यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो लीजिए मैंने ये कह दिया कि 180 डिग्री माइनस कोण 1 बराबर हो 180 माइनस 1, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कोण 2, 3, 4, 2, 3, 4 के बराबर होगा। साथ ही अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ भाई ये कोण यहां से यहां तक ये कंप्लीट कोण 180 और यहां से यहां तक वापस ये कोण 180, यानी कुल मिला के पूरा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो क्या ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है, इसे कहते हैं कोण 9। तो इस कंप्लीट यानी इस 180 में से, इस 180 में से अगर मैं इस 9 को घटाऊं तो ये सारे कोण भी मेरे पास होंगे, यानी ये वाले कोण है ना। तो मैं 180 में से 9 को भी घटा देता हूं और वो बराबर भी स्थिति होगी कोण 9। क्या ये स्थितियां दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि या अगर हम नीचे की तरफ अगर ये कंप्लीट कोण भी यहां से देखें तो ये 180 है। 180 में से अगर इस 9 नंबर कोण को मैं घटाता हूं तो मेरे पास ये कोण होगा जो कि इस कोण के क्या होगा बराबर, 180 माइनस 1 और 180 माइनस 9, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और बस इसी बात को मैंने लिखा है। अब ये दोनों कोण बराबर होंगे, इस कोण का मान मेरे पास है नहीं, नाम नहीं है कि क्या है, तो नाम क्या होगा, P डैश O O डैश। तो ये जो कोण है इसका नाम मैं लिख रहा हूं क्या है, कोण P डैश O O डैश और बराबर होगा किसके, तो कोण इसका नाम क्या है, यानी 2, 3, 4 का 2, 3, 4 का अगर देखें तो P उसके बाद O और उसके बाद क्या है P O और O डैश। तो लिखिए कोण P O O डैश, ये इसके नाम में लिख चुका हूं। तो ये इसके नाम होंगे दोनों के, भाई यहां से यहां तक जो मैंने आपको बताया उसका नाम, और यहां से यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक ये कोण 180 में से 9 को घटाए तो ये कोण मुझे प्राप्त हुआ और इसका नाम क्या है, कोण O कह सकते हो आप, या P डैश O O डैश ये। उसके बाद ये कोण चाहिए 2 + 3 + 4 ऐसा लिखो भले, और भले इस कोण का नाम क्या होगा, तो P और O O डैश, P O O डैश वही, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैंने इन दोनों के नाम लिख डाले। अब सुनो, यदि ये नाम मैंने लिख डाले और यदि ये सामने के कोण आपस में बराबर है तो क्या ये कोण बराबर नहीं होंगे, 5वां और 10वां कोण 5 और कोण 10 आपस में क्या होंगे बराबर। तो कोण 5 बराबर है कोण 10 के, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा बराबर। इन दोनों त्रिभुजों के लिए ये आमने सामने के एंगल बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों के लिए ये और ये एंगल बराबर है, इसके लिए ये और ये एंगल बराबर है, और इसकी एक भुजा उभयनिष्ठ है। एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ। तो लिखिए ये बराबर है। साथ ही एक चीज मुझे और लिखनी पड़ेगी कि भुजा उभयनिष्ठ है, और वो कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है। तो क्या इन चीजों को मैं मिटा सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ से मिटा सकता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये माना फलाना ढिमकाना है जो कि वैसे भी हमारे काम में नहीं आने वाला है। तो त्रिभुज हमने बात की है, त्रिभुज किसके बारे में, P O और O डैश के बारे में। अब सुनो, इसके ऊपर जो मैं स्थिति लिख रहा हूं वो इसके बाद वाली है। तो समझो कोण 5 बराबर है कोण 10 के, साथ ही इसके लिए जो भुजा है वो O O डैश उभयनिष्ठ है। वो भुजा क्या है,
उभयनिष्ठ है, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है। मतलब कि ये वाले जो दोनों त्रिभुज है पी ओ ओ डैश व त्रिभुज पी ओ डैश, पी ओ डैश, यहाँ डैश नहीं था क्या, पी ओ डैश पी डैश है, तो ये लीजिए पी डैश ओ डैश समरूप है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब अपन दूसरे त्रिभुजों पे डील करते हैं। तो दोस्तों दूसरा त्रिभुज मेरे पास कौन सा बन रहा है, देखो ये दोनों जो त्रिभुज है इसके लिए हमने ये बात कर ली। लेकिन अगर ये कोण सामने वाले कोण के इस कोण के बराबर है, अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये जो चीजें हैं यानी कि कोण 180 में से हमने घटा लिया और भुजा इसकी एक उभयनिष्ठ है, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो P है, P से लगा करके O तक की ये भुजा है और P डैश से O तक की भुजा है, ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब PO जो है, PO वो बराबर होगा P डैश O के। यानी ये वाली जो भुजा, अगर इतने सारे ये बराबर हुए तो क्या ये भुजा इसके बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। भाई ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, भुजा एक उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो और ये यहाँ से यहाँ तक भी अगर हम देखें तो वो भी उभयनिष्ठ है। इन त्रिभुजों में भी अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ टोटल की, तो ये भुजा मेरे पास उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों अगर बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है और दोनों के लिए यहाँ पे आके मिल ही रही है, मतलब ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर, यानी P O डैश बराबर है P डैश O डैश के, तो ये दूसरी भुजा भी आपस में क्या है? बराबर। लिखिए कि P O डैश बराबर है P डैश O डैश के, P डैश O डैश के, ये भी आपस में क्या है? बराबर, ये आपस में बराबर। अब देखो ये वाली चीजें अगर बराबर हुई तो मैं दो त्रिभुजों के लिए और बात करने वाला हूं आपसे, और वो इस बार मैं अलग इंक से लिख रहा हूं। त्रिभुज कौन सा? ध्यान देना, P O डैश M, त्रिभुज P O डैश M व त्रिभुज P डैश O डैश M में मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। और इस त्रिभुज में आपसे क्या कहा गया है ये उतार लीजिए, फिर मेरे को मिटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर इतने सारे, ये तो हमने इन दोनों त्रिभुजों के लिए किए हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसके लिए। अब हम बढ़ते हैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के नीचे वाले जो कंप्लीट है उनमें। अब उनमें आप क्या देखते हो, उनकी भुजाएं तो बराबर हमने करवा डाली है। कौन सी भुजा? एक तो P O डैश और बराबर है P डैश O डैश, यानी ये वाली और ये वाली भुजा तो बराबर है। साथ ही कोण 5 बराबर है कोण 10 के। एक तो इसकी भुजा बराबर है और दो आपस में क्या बराबर है? कोण बराबर है। ये पहली बात, ये दूसरी बात, और तीसरी बात क्या लिखने जा रहा हूं, है ना, समीकरण नहीं है, ये पहली बात है और ये दूसरी है और ये तीसरी लिखने जा रहा हूं। क्या? देखो पहली बात में मैंने कहा कि ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों त्रिभुजों के लिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर। और उसके बाद कोण 5 और कोण 10 इसी त्रिभुज के लिए बन रहा है ये कोण, और ये कोण नीचे वाले त्रिभुज के लिए बन रहा है, वो भी आपस में क्या है? बराबर। तो वो भी मैंने लिख दिया कि कोण 5 बराबर कोण 10 है। और अब एक भुजा अगर देखो M O डैश, M O डैश, वो भुजा क्या है? उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन भुजा को उभयनिष्ठ भुजा कहता है। तो ये एक भुजा, ये इस त्रिभुज के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी। अगर भुजा बराबर है, अगर कोण बराबर है, और अगर एक भुजा उभयनिष्ठ है, एक भुजा क्या है? उभयनिष्ठ, मतलब वो त्रिभुज सर्वाक्षम होंगे। वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वाक्षम। और यदि ये सर्वाक्षम है तो इसकी तीसरी भुजा भी इसके बराबर होगी। तीसरी भुजा बराबर होने से मेरा मतलब है ये भुजा बराबर है दोनों, ये उभयनिष्ठ मतलब बराबर ही है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या उसकी तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी क्या? भाई
त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो गई तो तीसरी भुजा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, क्योंकि तीन ही भुजाएं हैं त्रिभुज में और तीनों का योग हमको पता है ना, तो 180 डिग्री है। तो वो चीजें हो जाएगी कि दो भुजाएं बराबर है और ये वाली तो कॉमन ही है और ये आपस में दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये भुजा त्रिभुज की और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर, है ना। तो हम कहेंगे कि सर्वाक्षम होने से भुजा कौन सी वाली, पी एम बराबर होगी किसके, पी डैश एम के। बस यही तो चीज सिद्ध करने को कहा गया कि दर्पण से, ये तो दर्पण है, दर्पण का प्रश्न है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु है और दर्पण से कितनी दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, क्या वो दोनों दूरियां बराबर है। सिद्ध कीजिए इस बात को कि दोनों दूरियां बराबर है। तो हमने सिद्ध कर डाला कि ये दूरी यानी कि बिंब की दर्पण से दूरी और ये दूरी यानी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर। तो बस इस तरीके से आपको लिखना है और क्या हो जाएगा, इति सिद्धम हो जाएगा। तो ये बात होगी इसके लिए। अच्छा, बहुत सारी उलझने इसमें आई है, लेकिन जब हम इसे रिपीट करेंगे, जब देखेंगे दोबारा इसको अपने हाथों से मिलाकर, तो बहुत आसान लगेगा। हालांकि हमें कॉन्सेप्ट के आधार पे इसको पढ़ना चाहिए, शॉर्ट भी ये हो सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इन चीजों को ध्यान से देखें और इन्हें समझें। तो वीडियो को देखते समय भटकना कहीं है नहीं, है ना, अपना माइंड यहाँ से डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। सारे एंगल के पहले नाम दिला देने हैं, साथ ही कोण आई कोण आर के बराबर होगा, फिर हम पीछा करेंगे। पीछा करने से मेरा मतलब है कि हम पहले इन दो त्रिभुजों का पीछा करेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो एक भुजा तो इन दोनों त्रिभुजों की बराबर हो गई। साथ में हमने देखा कि कोण दो क्या हो गए, 5 और 10 बराबर हो गए। ऑटोमेटिक कैसे हुए कि ये अगर इसके बराबर है और एक अगर 4 के बराबर है, तो ये 4 9 के बराबर है और ये 9 के बराबर, 9 और 1 यहाँ पे मामला बना, तो 180 माइनस 1 और 180 माइनस 9, ये दोनों चीजें बराबर हुई थी। और अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो ऑटोमेटिक 5 और 10 बराबर हो गए। अच्छा, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, जिस त्रिभुज की भुजा बराबर हो, है ना, और जिस त्रिभुज के ये वाले एंगल भी आपस में क्या हो, बराबर, दो कोण बराबर, एक भुजा बराबर, तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि ये दो भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और यही तो चाहिए था, ये भुजा आपस में यदि बराबर हो गई, यदि आपस में ये भुजा बराबर हो गई, तो मतलब साफ है कि अगर मैं इस त्रिभुज पर डील करता हूं, एक तो ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, अगर हम इस पे बात करते हैं तो हमें पता चल गया कि ये भुजा इसके बराबर हमने कर डाली और ये भुजा आपस में क्या थी, बराबर ही थी। इसलिए अगर ये दो भुजाएं त्रिभुज की आपस में बराबर हो गई, तो क्या तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और वही तो हम चाहते हैं कि तीसरी भुजा आपस में बराबर हो जाए, यानी कि जो बिंब की दूरी है दर्पण से, जो परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे हैं, उससे जो बिंब की दूरी है उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और वही बात हमसे पूछी गई, तो इसलिए ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसे शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।